1015 में है ना 105। तो वो सेक्शन 105 नया जोड़ा हुआ है। पहले क्या था कि जैसे कोई भी सीजर मेमो बनाया, जैसे चोरी हुई, ठीक है, और चोरी होने के बाद में चोरी का डायरेक्ट एविडेंस तो बहुत कम होता था कि भाई किसी ने चोर को चोरी करते हुए देखा। ज्यादातर क्या होता था कि चोरी होने के बाद कोई चीज चली गई और किसी व्यक्ति के पोजीशन से वो चीज मिली है, तो इसके आधार पर चोरी का अपराध क्या किया जाता था, साबित माना जाता। क्योंकि सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट क्या कह रहा है, तो भाई किसी व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति मिली है तो या तो वो चोर है या चुराई हुई जानती उसे प्राप्त किया। तो चोरी का सीजर मेमो तैयार करते थे, है ना, और उस पर दो व्यक्तियों के साइन कराते थे। कितने व्यक्तियों के? इस पर वो और अक्यूज के काउंटर सिग्नेचर। अब चोरी का अपराध में कोई कुछ भी कह जाए, जब तक ये सीजर मेमो प्रूफ नहीं हो ना, तब तक। अब वो जो चोर है, लूट है, डकैती है, जो भी है, उसमें सीजर मेमो को साबित करना जरूरी होता है। अब ये जो गवाह है, कोर्ट में बयान देने आता है, उस दिन कहता है कि साहब मेरे सामने कोई सीजर नहीं हुआ, पुलिस ने हमसे तो खाली कागजों पे साइन कराए थे और हमने खाली कागजों पे साइन किए थे। नहीं, बस इतना क्या और फ्री, इतना है सीजर में बोला था, इतना कह करके फिर आगे बात। अब ये जब बरी हो गया, बाकी कुछ भी हो जाए, अक्यूज क्या हो गया। तो इस कंडीशन से बचने के लिए सेक्शन 105 नई तकनीक का यूज किया। और तकनीक में क्या है कि जब आयोग किसी भी चीज का सीजर मेमो तैयार कर रहा है, किसी चीज को सीज कर रहा है, उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी, है ना, और जो गवाह उस पर साइन करेगा, किस पे, सीजर मेमो पर, उसकी भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अब गवाह कैसे मुकर जाएगा? दिखाएंगे ना, वो कह देगा भाई तू साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देख करके ये सारी चीजें लिखी हुई है कि नहीं है। तो उस समस्या को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑडियो वीडियो माध्यम से सेक्शन 105 कि भाई कोई भी सीजर किया जाएगा तो उस सीजर को क्या किया जाएगा, ऑडियो वीडियो और सीजर मेमो तैयार होगा और गवाह सिग्नेचर करेंगे, उस चीज को भी क्या किया जाएगा, ऑडियो वीडियोग्राफी तैयार की जाए। यहां तक तो ठीक है। ये दिक्कत कब आती है? अब वो क्या करते हैं, आयु अपना वीडियो तो बना लेते हैं, आगे ऐप में डाल के भेज भी देते हैं और उसके बाद में डिलीट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। और आज तो नहीं आनी, 2 साल बाद शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो भी वकील होगा इसी के बेस पे अपने उसको क्या करा लेगा, बरी करवा लेगा। हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ सुनो। हाँ भाई।
हाँ देखिए, कहाँ थे हम, सॉरी, 105 समझ में आ गया ना, 105 किस ऑब्जेक्ट से बना है। लेकिन आगे जाकर के जो तकनीकी जो दिक्कत है ना इन्वेस्टिगेशन में, आगे यही आएगी। बनाया तो सही के लिए, लेकिन इसका जो तकनीकी ज्ञान है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित करना बहुत भारी काम है, और वो टेक्निकल पॉइंट पे फेल होगा। देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स the process of conducting search of a place or taking possession of any property। समझ गए? Article things under this chapter, under section 185, including preparation of the list of all things seizure in course of such search or seizure, signing of such list by witnesses, है ना, सारी चीजें shall be recorded through any audio video electronic means, preferably by mobile phones। ठीक है। एंड द पुलिस ऑफिसर shall without delay forward such recording to the district magistrate, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। समझ गए? इस अध्याय या धारा 185 के अधीन 185 में भी क्या होता है, कब, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद। ये तो सर्च वारंट से कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, है ना। संपत्ति वस्तु या चीज के स्थान पर तलाशी या कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में अभिग्रहित सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्ष्यों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना, किसी स्वर्णदर्शी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा, और पुलिस अधिकारी विलंब किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेख को क्या करेगा, भेजेगा। समझ गए? 105 इंपोर्टेंट है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, क्योंकि नई बात डाली हुई है। फिर आता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टन प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, रात को आप या दिन में आप कार लेके जा रहे हो, पुलिस वाले ने आपको रोका, ठीक, रोकने के बाद आपकी कार चेक की, तो कार के अंतर्गत काफी सारे रुपए थे। पुलिस ने पूछा कि भाई इन रुपयों का आप क्या करोगे, और ये कहाँ से लाए हो। आपने उसका सफिशियंट जवाब नहीं दिया, पुलिस वाला क्या कहेगा कि भाई आधे तू ले जा, आधे मेरे को छोड़ जा। कि जवाब नहीं है तो एक काम कर, आधे तू ले जा, आधे अपने यहाँ छोड़ जा। लाइक, हो सकता है प्रैक्टिकली कह दे, थ्योरेटिकली तो नहीं कह सकता। तो ऐसी कोई डाउटफुल चीज, जैसे आपने कोई बाइक लेके जा रहे, आपसे कागज मांगे, आपके पास कागज नहीं है, डाउटफुल चीज, क्या करेगा, उस चीज को सीज करेगा। अब उसके संबंध में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है क्या? तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उसको सीज करता है, और ये पावर देता है सेक्शन 106 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कौन सा? 106। और सीआरपीसी का ये सेक्शन 102 था, यानी 102 की जब्ती बोलते। सर आगे बस इसमें तो यातायात पुलिस करती है ना जब, है। यातायात पुलिस भी तो करती है ना, यातायात पुलिस। बिल्कुल, यातायात पुलिस तो उसमें करती है 207 MV एक्ट में। क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिला, तो यातायात पुलिस 207 MV एक्ट में करती है ना।
और बाकी जो डाउटफुल चीज जो भी दिख रही है उसको 102 में क्या किया जाता है, जब्त किया जाता है। समझ। कोई पुलिस अधिकारी किसी संपत्ति को अभिग्रहित करता है, उसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है या ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिसे अपराध किए जाने का संदेह। तो दो चीज की तरह हो गई, स्टोलन प्रॉपर्टी और डाउटफुल प्रॉपर्टी, है ना। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज any property which may be alleged and suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicious of the commission of any offense। फिर आता है यदि पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के अधीनस्थ है, तो वह उस अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को क्या करेगा, तत्काल देगा। Such police officer is subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer। फिर देखिए, उपधारा 1 के दिन कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा। और जहां बिगड़े संपत्ति ऐसी है कि सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती या जहां संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझता, वहां उस संपत्ति में को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबद्ध करते हुए बंद पत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके वहन के बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का क्या करेगा, पालन करेगा। एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन फर्स्ट shall forthwith report the seizure to magistrate having jurisdiction, and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court, where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, where the continued return to property in police custody may not be considered necessary to the purpose of the investigation. He may give custody thereof any person on executing and bound undertaking to produce the property before the court as when required to give effect to further order of the court as to be disposed of the same। जैसे मान लो कोई गाय वगैरह ऐसी कोई चीज जब्त कर ले तो, भैंस ऊंट, जैसे आजकल जानवर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनको जब्त कर लिया तो, है ना। तो अब ये थोड़ी है कि अजगर को ले जा करके थाने में रख दे कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें प्रॉपर्टी में आती है ना। फिर फिर इनको देखिए, कहाँ रखते हैं, जंगली जानवरों को, जैसे जो ले जाते हैं ना गुपचुप में, जंगली जानवरों को ले जाते हैं। हाँ बेटा, आजकल पता नहीं ये जो छोटे छोटे जानवर हैं इनकी बहुत कीमती, कछुआ है, कछुआ है, है ना। कछुआ है, कछुए। हाँ कछुआ है, कछुए बहुत महंगे बिकते हैं। इनको कहाँ रखते हैं सब जब्त करने के बाद में, वन विभाग को दे देते हैं सर। इनको बाद में वन विभाग में भिजवा देते हैं, है ना। और सर रात को अगर मान लो गाड़ी 12-1 बजे जब्त करें, कोई गाड़ी में सोना मिल जाए लाखों करोड़ों का, तो हाँ फिर वो सोना पुलिस कहाँ रखती है फिर उस टाइम पर जब जब्त करती है तो? भाई, जब्त करती फिर वो मालखाना में रखती सोने को भी? सोना को। तभी तो आदमी लेके पाकिस्तान भाग जाता है, नहीं। कौन सा और केस तो है। कोई, तो कोई भारी मात्रा में सामान हो बहुत ज्यादा, ट्रक भर के हो, कोई जब। देखो बेटा, जहां तक वो सबसे पहले मालखाना में लेकर के जाते हैं, थाने पे ही। और अगर बहुत ही ज्यादा होता है तो कोई डाक यार्ड हुआ, कोई सुरक्षित स्थान होता है, वहां पर करवा देते हैं, है ना।
देखो, परंतु जहां द्वारा एक या दिन अभिगरित की गई संपत्ति शीघ्रता और प्रकृता क्षयशील और यदि संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात अनुपस्थित है तो संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा और 503 और 504 के उपबंध यथा साध्य निकट रूप से ऐसे विक्रय के शुद्ध आगामों पर क्या होंगे, लागू होंगे। फिर आता है अटैचमेंट, फॉरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो मजिस्ट्रेट को भी उसी टाइम इतला करनी पड़ेगी क्या? जैसे रात को मान लो 1 बजे उसने कोई सामान जब्त किया है पुलिस ने, क्या? तो मजिस्ट्रेट को भी उसी टाइम इतला करना पड़ेगा क्या सर? रात को अगर मान लो कोई 12 बजे पुलिस जब्त ना करती है ना तो ना, कोई जरूरत नहीं है। कितने समय एज तक सुन एज मतलब, पॉसिबल। जैसे सुविधा हो पुलिस को? ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कोई नहीं करता, एज सुन एज 24 घंटे के पॉसिबल। भीतर, 24 घंटे के हाँ, भीतर रात भीतर। को उसको सोते को फोन थोड़ी करेंगे। फिर ये देखिए, जब किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी अपराधी के क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप या किसी अपराध से कार्य करने से व्युत्पन्न होती है, प्राप्त की जाती है। सेक्शन 107 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये नया जोड़ा गया है ना। इसका क्या है 107 का, कि एक बात बताओ, आजकल आप कोई भी अपराध कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? मैं ड्रग्स बेच रहा हूं, क्यों? शराब बेच रहा हूं, क्यों? अब मैं क्या कर रहा हूं कि अपराध कर रहा हूं। कल परसों वो एक अखबार में खबर आई थी कि ये भास्कर वाले ने, ये एक बड़ा सा घर था, 7-8 करोड़ रुपए का, वो शानदार मकान। वो कहे ये कोई राजा का महल नहीं है बल्कि एक तस्कर का घर है, थी ना, दैनिक भास्कर में। फिर उसने कहा कि ये ऐसे तस्कर था, और इसका बाप भी तस्कर था, ये खानदानी तस्कर था। अब आदमी क्या कर रहा है, सारा काम अपराध किस चीज के लिए कर रहा है? संपत्ति के लिए। प्रॉपर्टी के लिए। संपत्ति के लिए कर रहा है। जी सर। हाँ। अब क्या होता था कि पहले जो कानून था उस कानून में क्या था कि किसी ने अपराध की और उसे सजा हो गई तो उसे क्या दंड मिला? फिजिकली दंड, 2-4 साल जेल आया, अब आके फिर प्रॉपर्टी है, मजे कर रहा है। अब इन्होंने कहा कि अगर इस अपराध से ये पता चल रहा है कि ये सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी किससे है, ऑफेंस से है, आगे बात समझ में, तो सेक्शन 107 में मजिस्ट्रेट आदेश देगा और उसकी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है, आगे बात समझ में। और जिस दिन डिसीजन हो जाएगा कि अपराध की संपत्ति थी तो उसे फॉरफीचर कर दिया जाए। कहने का मतलब पहले सजाएं मिलती थी, प्रॉपर्टी आदमी बाद में आके एंजॉय कर लेता था। भैया राम बापू को सजा मिली तो अब बाकी बाहर तो निकला ही, अब जेल से बाहर जमानत हो गई, अब खुद एंजॉय कर रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि वो ही नहीं, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी जाएगी। और ये प्रोविजन कहाँ किया? सेक्शन 107 में किया। नया प्रोविजन है बीएनएसएस में, समझ गए? कुर्क देखो की 107 प्रोसेस को, वैसे ही चलेगी सर, जैसे जैसे सीपीसी में कुर्क करते हैं संपत्ति को? बस वही मजिस्ट्रेट से आदेश करके और अपने को ये बताना पड़ता है कि उसका सोर्स जो है प्रॉपर्टी का, वो ऑफेंस से आए हुए पैसे हैं। नहीं, देखो, जब किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी अपराधी के क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप किसी अपराध के कार्य करने से व्युत्पन्न होती है, प्राप्त की जाती है, तो वह यथास्थिति पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए अपराधी का संज्ञान करने,
सपुर्द करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को आवेदन where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is diverted and obtained directly or indirectly as a result of criminal activity from the commission of any offense he may, with the approval of the Superintendent of Police or Commissioner of Police, make an application to court or magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offense, commit for trial and try the case for the attachment of such property. आगे बात समझ में? देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी मामले में। इसे ये लगता है कि जिस ऑफेंस का इसने क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उससे पता चल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी क्या है, इस अपराध से आई। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये इससे ऑर्डर लेगा, किससे? या तो एसपी से या कमिश्नर से। किससे लेगा? एसपी से या कमिश्नर से ऑर्डर लेगा। समझ गए? है ना? कोड ऑर्डर एसपी और कमिश्नर से, और इस ऑर्डर के बेस पे का आवेदन किया जाएगा कोर्ट में। कौन से पे? जुडिक्शन के मजिस्ट्रेट के सामने। किस चीज के लिए? कि उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाए? अटैचमेंट कर दिया जाए। उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया। समझ गए? फर्स्ट 107 का फर्स्ट समझ में है? हाँ सर। सर इसमें जैसे मान लो कोई 420 करके कोई प्रॉपर्टी हड़प लेता है, कोई फर्जी दस्तावेज बना के किसी संपत्ति को अपने नाम करा लेता है। क्या? सर कोई फर्जी दस्तावेज बना के किसी संपत्ति को अपने नाम करा लेता है, हाँ। तो उसमें भी सर यही सेक्शन इसी तरीके से होगा सर? बाद में पता चलता है कि उसकी वो संपत्ति नहीं थी, वो फर्जी रूप से उसने कब्जा कर अरे भाई, रखा है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जब इन्वेस्टिगेशन में ये आई है कि जिस ऑफेंस का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे मान लो मैं ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, पता चल रहा है कि इसने ड्रग्स बेच बेच के ये प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी है, तो मैं एसपी को लेटर लिखूंगा कि साहब इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाया जाए, क्योंकि इसने जो मकान बनाया वो ड्रग्स बेच करके मकान बनाया है ना। और वो एसपी लेटर देगा जिसके बेस पे कहाँ पेश किया जाएगा? ऑर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा अटैचमेंट के लिए। समझ गए? नकली दस्तावेज बना के सर कोई मकान लेता है तो? है? नकली दस्तावेज बना करके कोई मकान लेता है तब? अरे नकली दस्तावेज, हम बात प्रॉपर्टी की कर रहे हैं। हाँ। नहीं? फिर देखिए नेक्स्ट। यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने से पूर्व या पश्चात। देखो, हमने सेक्शन 107 में क्या किया? एप्लीकेशन लगाई। साथ में अब मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर कराएगा, सेकंड में वो दे रखा है कि न्यायालय मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने से पूर्व पश्चात ये विश्वास करने का कारण रखता है कि सभी और ऐसी संपत्तियों में से कोई अपराध के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट व्यक्ति को 14 दिन के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना कुर्की का आदेश कर दिया जाए। आगे बात समझ में? एप्लीकेशन आने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या करेगा? नोटिस देगा कि भाई आप आओ और अपना कारण स्पष्ट करो कि आपकी प्रॉपर्टी को क्यों ना अटैच किया जाए। If the court or magistrate has reason to believe, whether before or after taking evidence, that all and any of such property are proceed to crime, the court or magistrate may issue a notice upon such person, calling upon him to show cause within a period of 14 days as to why an order to attachment shall not be met. ठीक है? फिर देखिए थर्ड,
फिर इसकी नोटिस की कंप्लायंस कैसे की जाएगी, ये 3 में दे रखा है कि 2 के दिन व्यक्ति को जारी किया गया नोटिस संपत्ति को विनिर्दिष्ट करता है जो किसी व्यक्ति के नामित अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है, तो ऐसी नोटिस की एक प्रति अन्य व्यक्ति को भी तामील क्या की जाएगी, भेजी जाएगी। Where the notice issues any person under subsection 2 specified any property as being held any other person on behalf of such person as a copy notice has also be served upon such other persons। ठीक है, नोटिस कंप्लायंस हो गई। बेटे जैसे किराएदार है भाई, अटैचमेंट करेंगे तो उसको बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, अटैचमेंट का मतलब बंद होगा, तो किराएदार भी तो हो। कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई प्रॉपर्टी किसी के पास में होती है तो उस व्यक्ति को, है ना। फिर देखिए न्यायालय, चौथा, न्यायालय या मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण यदि कोई है पर विचार करने के पश्चात उपधारा 2 के दिन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा, और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्य को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी संपत्तियों के संबंध में जो अपराध का आगम होना पाई गई है कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा। परंतु ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट 14 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय और मजिस्ट्रेट एक पक्षीय क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग नहीं है, एक्स पार्टी ऑर्डर। द कोर्ट or the magistrate may, after considering the explanation, if any, to show cause notice issued under subsection 2 and the material fact available before such court, magistrate, and after giving a reasonable opportunity of being heard, such person and persons may pass an order of attachment in respect to those properties which are found to be proceed of crime। फिर प्रोवाइड, such person does not appear before the court and the magistrate and or represent his case before the court or magistrate within a period of 14 days specified in so cause notice, the court or the magistrate may proceed to pass the ex parte order। फिर देखिए 5, उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए न्यायालय या मजिस्ट्रेट की राय की उपधारा के अधीन नोटिस जारी होने से कुर्की अधिग्रहण का उद्देश्य विफल हो जाएगा तो न्यायालय संपत्ति की सीधी कुर्की अधिग्रहण का एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जैसा आदेश 6 के अधीन आदेश पारित करने तक क्या रहेगा, परिवर्तन में रहेगा। 5 को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। और कई बार पूछ लेते हैं कि सीजर का इंटरिम ऑर्डर कौन से सेक्शन में पारित किया जाता है, किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच और सीजर के लिए इंटरिम ऑर्डर कौन से सेक्शन में पारित किया जाता है। मेरे ऊपर लिख लीजिए कि ऑफेंस में प्रयुक्त संपत्ति के इंटरिम अटैचमेंट, अंतरिम अटैचमेंट, कुर्की और अधिग्रहण का आदेश किसी अपराध में, अपराध से प्राप्त, प्रयुक्त नहीं, अपराध से प्राप्त संपत्ति के अंतरिम कुर्की व अधिग्रहण का आदेश सेक्शन 107 के सब क्लोज 5 में पारित किया जाता है। और 6 में ये ऑर्डर फाइनल होता है तथा फाइनल ऑर्डर, अंतिम आदेश, क्या लिख लो इसी में, तथा अंतिम आदेश, इंटरिम तो कहां हो गया 5 में, और फाइनल ऑर्डर
107 के सब क्लोज 6 में पारित किया जाता है। फिर देखिए, इन द कोर्ट or the magistrate find the attached and seized property to be proceed of crime, the court or magistrate shall by order direct the district magistrate to ratably distribute such proceeding of crime to the person who are affected by such crime। यदि अपराध और मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि कुट और रबी की संपत्ति का आगम है, तो न्यायालय मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे अपराध से प्रभावित हो, अपराध के ऐसे आगमों को अनुपातिक रूप से वितरण करने का निर्देश दे सके। ऑन रिसिप्ट of an order passed under subsection 6, the district magistrate shall within a period of 60 days distribute the proceeds of the crime either by himself or authorize any officer subordinate to him to effect such distribution। उपधारा 6 के दिन पारित आदेश की प्राप्ति, इसकी कंप्लायंस कौन कराएगा? ऑर्डर की एग्जीक्यूशन डीएम। इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो, लिख लो वेयर एक्ट के ऊपर कि सेक्शन 1076 का जो ऑर्डर है उसका एग्जीक्यूशन डीएम करेगा। कौन करेगा? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 106 में दिए गए ऑर्डर को एग्जीक्यूशन कौन करेगा? D1। और कितने दिन में करेगा? 60 डेज, 60 दिन में इसका एग्जीक्यूशन। और अगर इस प्रॉपर्टी में आगमों का कोई हकदार नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? सरकार को। इफ देयर आर नो क्लेमेंट टू रिसीव सच प्रोसीड और नो क्लेमेंट इज ascertainable or there is any surplus after specifying the claimants, such proceeds of the crime shall stand forfeited to the government। सर इसकी रिवीजन वगैरह नहीं हो सकती क्या? स्टे क्या? वगैरह, रिवीजन रिवीजन स्टे, किसकी? ये जो ऑर्डर करेगा ना डीएम, मना तो किया है जैसे क्या? कर सकते हैं सर इसकी रिवीजन या मना स्टे ले किया है सकते हैं? क्या इस ऑर्डर के रिवीजन के लिए? इसमें तो सर नहीं किया सर। मना नहीं किया तो हो सकती है। ठीक है, फिर देखिए 108 कि एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट, सेक्शन 108 को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। 108 को क्या करो? अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। इसमें कई बार कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट जारी किया है, क्या वो मजिस्ट्रेट ये कह सकता है कि सर्च मेरी उपस्थिति में करना? तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सर्च का प्रोविजन कहाँ है? 106 सॉरी 8 में। समझिए, पहले 103 था, अब 10। कोई भी मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसके लिए तलाशी जारी करने के लिए वह सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का क्या कर सकता है? एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant। ठीक, फिर देखिए सेक्शन 109 कि किए गए दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह दस्तावेज चीज जो इस संहिता के अधीन
उसके समक्ष प्रस्तुत है, की गई है, परिबद्ध कर सकता है। एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट impound any documents thing produced before it under this sign. Section 110 सॉरी है ना, 110 110, ये पुराना था 105। पहले ये कौन सा था? 105A। ठीक है, पहले ये 105 था सॉरी, और अब 110 है। इसमें क्या है समझना कि पहले ये तो गया सारा देश के अंतर्गत कि सम्मन वारंट सर्च वारंट इनको कैसे कंप्लायंस करे जाएगी, कैसे एग्जीक्यूशन किया जाएगा, कैसे जारी किया जाएगा, ये सारा काम होगा देश में। कहां से लेकर सेक्शन 63 से लेकर के 109 तक की प्रोसीजर कहाँ की है? देश के भीतर की। लेकिन आपको नेपाल, भूटान, जापान नहीं, यहां पर कोई भी करानी है तो कैसे करवाओगे? या तो हमें, या तो वहां से कोई आती है सम्मन वारंट, सर्च वारंट, या यहां से वहां जाता है, तो उस सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए? सम्मन वारंट, सर्च वारंट, इनका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक वर्ड दे रखा है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। क्या दे रखा है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। आगे बात समझ, इस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमने दूसरे देश से प्रत्यर्पण संधि कर रखी कि भाई हमारे यहाँ के सम्मन वारंट इनका एग्जीक्यूशन आप कराओगे और आपके आएंगे उनका हम। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, यानी व्यतिकारी व्यवस्था। व्यतिकारी का मतलब हर देश के साथ नहीं, जिसके साथ हमने संधि कर रखी है उससे। तो ये व्यवस्था किस पे लागू होती है? जिसके साथ हमने संधि कर रखी है उससे। समझ गए? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, समझ गए? उसके बाद में जो, अब इसमें क्या है कि भाई हमें भारत से बाहर किसी ऐसे देश से जिससे हमने क्या कर रखा है, ये संधि कर रखी है, उसको चाहे सम्मन भेजना हो। सम्मन कितनी कॉपी में होता है? वारंट, सर्च वारंट एक, है ना? लेकिन जब हम विदेश में भेज रहे हैं तो चाहे सम्मन हो, वारंट हो, सर्च वारंट हो, सभी दो कॉपियों में जाते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या अरेस्ट वारंट दो कॉपियों में जारी होता है क्या? प्राइमा फेसी का आप कहोगे कि नहीं, एक्सेप्शनल कंडीशन है कि, लेकिन अगर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के अंतर्गत हम अगर कोई सम्मन भेज रहे हैं, वारंट भेज रहे हैं, तब दो कॉपी में जाते हैं। समझ गए? तो देखिए, वेयर ए कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच संहिता एक्सटेंड, यानी भारत से बाहर, है ना? Hereafter in this section refer as to said territories desired that is summoned to an accused person, a warrant for arrest an accused person, a summon to any person requiring him to attach and produce a documents, other things to produce it, and a search warrant.
issued by shall be served or executed to any place within the local jurisdiction of the court in any state area in India outside the said territories. It may be sent such summon warrant in duplicate. समझ गए? 2 कॉपियों में. By post, otherwise to presiding officer of that court to be served and execute. And where any summon refer to clause A and clause C. A का मतलब summon to accused person और summon किस चीज के लिए? किसी चीज को या वस्तु को पेश करने के लिए. Has been so served. The provision of section 70 shall apply in relation to such summon as if the presiding officer of the court to whom it sent were the magistrate in the said territory. है ना? फिर in any country place outside in India. फर्स्ट में तो ये है कि वो जगह जो भारत में है लेकिन इस पर बीएनएसएस के प्रावधान लागू नहीं होते, है ना. और सेकंड वाला कौन सा हो गया? अदर कंट्री. इन एनी कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री और प्लेस for service execution of summon warrant in relation to criminal matters. Hereafter the section referred as to contracting state. समझ गए? जिसके साथ हमने क्या कर रखी है? संधि. हर किसी से नहीं. It may send such summon or warrant in duplicate. समझ गए? 2 कॉपियों में. In such form, directed such court, judge, magistrate, and sent such authority for transmission as the central government may by notification specified in this behalf. ठीक है. देखिए, उस राज्य क्षेत्र के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर वहां सम्मन या वारंट की तामील निष्पादन के लिए 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेजी जाएगी जो खंड क और ग में निर्दिष्ट सम्मन की तामील कर दी गई है. वहां 70 के उपबंध सम्मन के संबंध में ऐसे लागू होंगे, यानी कॉपी करने के बाद वो दूसरी कॉपी भिजवा देगा कि जिस न्यायालय को भेजा गया उसका पीठासीन अधिकारी उस राज्य क्षेत्र में क्या है, उक्त राज्य क्षेत्र के भारत के किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर. समझ गए? जहां ये संहिता लागू नहीं होती. फिर दूसरा आ गया भारत के बाहर. भारत के बाहर किसी देश स्थान में जिसके बाबत केंद्र सरकार द्वारा दंडिक मामलों के संबंध में सम्मन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश स्थान की सरकार जिसे इस धारा के पश्चात संविधाकारी राज्य कहा गया है साथ व्यवस्था की गई है, वहां वह ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे सम्मन वारंट को 2 प्रतियों में ऐसे प्रारूप में और पोषण के लिए प्राधिकारी को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे. अब ये तो हो गया कौन सा? जो हमने भेजा. सेकंड में कौन सा है? वो जो भेजेंगे उनका एग्जीक्यूशन हम करवाएंगे. Where a court in the said territory has received for service or execution, summon to an executed person, a warrant for arrest an accused person, a summon any person requiring him to attach and produce a documents, other thing, and to produce it, or a search warrant issued by, है ना? A court any state area in India outside that said territories, यानी वो भारत का क्षेत्र है लेकिन जिस पर इस संहिता के प्रावधान लागू, या एक कोर्ट जज मजिस्ट्रेट इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. समझ गए? जिससे हमने संहिता कर रखी है वो देश. इट शैल कॉज टू बी सर्व और एग्जीक्यूटेड एज इफ
it were a summon or warrant received by it from another court in said territories for service or execution within its local jurisdiction, and where a warrant of arrest has been executed, the person arrested shall or so far as possible to deal with accordance with the procedure specified in section 82 or 83। 82-83 में की गई कार्रवाई समझ गए कौन सी? भाई एग्जीक्यूशन करा करके और उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर के और फिर उसको भेजना। ए सर्च वारंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड थिंग, ये तो हो गया कौन सा? अरेस्ट वारंट, और ये हो गया सर्च वारंट। shall as far possible to be dealt with the accordance with the procedure specified in section 104, provided that in case whether summon or search warrant issued from a contracting state has been executed, the documents or things found in search shall be forwarded to the court issuing the summon or search warrant through such authority as the central government be or by authority specified on behalf। कि जहां उक्त राज्य क्षेत्रों के न्यायालय कौन से बार वाले है ना, किसी अभियुक्त के नाम कोई सम्मन, किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट, किसी व्यक्ति से अपेक्षा करने वाला कोई सम्मन की कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करे, उपस्थित और प्रस्तुत करे, या कोई तलाशी वारंट जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया उस राज्य क्षेत्र के बाहर भारत के किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय, किसी संविधानकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहां तामील निष्पादन ऐसे कराएगा कि मानो सम्मन या वारंट है तो उक्त राज्य क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय में अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है, और जहां गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में कार्रवाई यथासंभव 82-83 द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। तलाशी वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां तलाशी में पाई गई चीज के बारे में कार्रवाई जहां तक हो सके कैसे की जाएगी? 104 में, यानी उसको लेकर के और उसको भिजवाया जाएगा उस मूल कोर्ट को जिसने, परंतु उस मामले में संविधानकारी राज्य से प्राप्त सम्मन वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में प्रस्तुत दस्तावेज या चीज पाई गई चीज सम्मन तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो, पहले ये क्या था? सेशन जज लिखा हुआ था, अब इन्होंने अथॉरिटी बना दी कि अथॉरिटी के माध्यम से की जाएगी, जो केंद्रीय सूचना द्वारा क्या की जाए, वे निर्दिष्ट की जाए, है ना। पहले क्या था 105 में कि ये सेशन कोर्ट या सीजीएम के माध्यम से करवाया जाता था, अब ये क्या कर दिया है, अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से की जाएगी, है ना। इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, ठीक है। तो सम्मन क्या क्या हो गया, भाई क्या क्या हो गया अपना? सेक्शन 1 से लेकर 1010 तक ये सामान्य प्रोसीजर, परिभाषा हो गई, कोर्टों का जुडिक्शन हो गया, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट कर ले तो क्या प्रोसेस करेंगे, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, वो क्या सर्च वारंट, है ना, उनके एग्जीक्यूशन, ये सारी प्रोसीजर एक क्या है, जनरल प्रोसीजर है। किसका पार्ट है? प्रोसीजर लॉ का है। तो सेक्शन 1 से लेकर 110 में किसकी बात कर रहे हैं हम? जनरल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, है ना। ये जनरल प्रोसीजर है, ठीक है। इसको कल अपन रिवीजन करेंगे जो अपन ने पढ़ा है ना,
उस सबको रिवीजन करेंगे कल, है ना? फिर उसके बाद में आपका टेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब इतनी तैयारी करनी है हमें कि हमारा मेजर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए 110 तक। लेकिन हमारी तैयारी ऐसी रखनी है कि मेजर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ रहे हो? मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, रिवीजन करा रहा हूं, आप तैयार करो, फिर हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, है ना? लेकिन कोशिश ये करो कि अब मेरा मेजर में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हमें मेजर इस प्रकार से मजबूत करने हैं कि हमें मेजर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि मेजर में अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो हम बाहर होते, समझ गए? तो हमें मेजर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं। बट अभी तो बीएनएसएस, अब आएगा भी बीएनएसएस ही आएगा, है ना? मैं बताता हूं।